नमस्कार, कैसे आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, इन सभी शिफ्ट का यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं और जितनी भी शिफ्ट है उन सभी का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आज जो शिफ्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है आपकी 7 मई की फर्स्ट शिफ्ट। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है इन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन आपको करना है ये आपको सीखने को मिलेगा। तो जो भी एस्पिरेंट आरआरबी के एग्जाम अपकमिंग जो एग्जाम है वो देने वाले हैं उनके लिए जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि ग्रुप डी वाले एस्पिरेंट, उसके अलावा जो CBT2 एग्जाम देंगे उन सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस सीरीज को पूरा फॉलो करिए, आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन इनकी PDF अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है। यदि बाई की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 462 रुपए है, तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में कुल धनराशि कितनी देय होगी। यानी कि 2 वर्ष के बाद आपसे मिश्र धन पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि 10% रेट है आपकी, तो 2 साल में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा आप निकाल सकते हैं। 10 प्लस 10 इंटू 10/100। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 21% होगा। और इस 21% की जो वैल्यू है वो 462 दी है। हमें क्या बताना है, मिश्र धन। तो 100% में 21% अगर ब्याज जोड़ेंगे यानी कि 121% की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है। तो 21% की वैल्यू अगर 462 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, यानी कि 1% की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आई, 22। तो 121% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 121 इंटू 22। तो कितना हो जाएगा आपका 121 इंटू 22, कितना आ जाएगा आपका 2 एकन 2, 2 दूना 4 और 2 एकन 2, फिर 2 4 2 यानी कि 2 6 6 2, यानी कि कितना जाएगा आपका 2662। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि 7 अंकों की संख्या ये दी हुई है जो कि 24 से विभाज्य, तो ए और बी का जो न्यूनतम मान है वो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए 24 है वो किससे मिलके बनेगा, 8 और 3 से। यानी कि जो भी नंबर है वो 8 और 3 की जो डिविजिबिलिटी है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के लास्ट में या तो 3 जीरो हो या लास्ट के 3 अंक 8 से कटने वाले हो। अब देखो 3 अंक क्या होंगे, यहाँ पे 8 4 और बी है। यहां पे पहला अंक या तो 0 होगा तो ये नंबर जो है वो आपका किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, या फिर 8 4 8 होना चाहिए तो ये नंबर 8 से कट जाएगा। लेकिन इनका ओवरऑल सम जो है वो 4 तक दिया हुआ, यानी कि 8 तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाली वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि बी की जो वैल्यू है वो 0 आपकी हो गई। तो बी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ए की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक होगी। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, संख्या के अंकों का जो सम है वो 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे 6 4 10 और 8 4 12 कितना हुआ, 22, और 22 4 कितना हुआ आपका 26। अब 26 में 26 के बाद अगला कौन सा नंबर आता है जो कि 3 से कटता है, तो 27 आता है। इसका मतलब इसके लिए आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो इनका ओवरऑल सम कितना होगा, 1 + 0 यानी कि 1 होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं 4 13 और 9 के अनुपात में और उनका जो एलसीएम है वो आपका 6084 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो अगर हमने मान लिया संख्या 4x है, ये 13x है, ये 9x है, तो एलसीएम इसका क्या होगा, 4 × 13 × 9 × x, यही तो इसका एलसीएम होगा। और इसकी जो वैल्यू दी है वो आपकी कितनी दी है, 6084। तो एचसीएफ इसका बताना है। तो अगर ये 4x है, ये 13x है, ये 9x है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा आपका, जो सभी में कॉमन है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो x होगा। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 13 से काटेंगे तो 13 चक्कू 52 हुआ, 8 बचा, 3 6 78 हुआ और 13 8 104 हुआ। 9 से काटेंगे, 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल जो है वो 27 है और उनका जो गुणनफल है वो 170 है, तो उनके बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा। अब दो संख्याएं उनका योगफल कितना है, 27, यानी कि a गुणे b की वैल्यू 27 दी है और योग जो है यानी कि a + b की जो वैल्यू है वो 27 दी है
और गुणनफल यानी कि ए बी जो है वो 170 दिया है। जैसे हमने देखा भाई 170 है तो हम कह सकते हैं ये 17 इंटू 10 है, और इसका सम अगर करेंगे तो आपका कितना जाएगा 27 आएगा, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि संख्याएं क्या होंगी 17 और 10 होंगी, तो इनका अंतर कितना होगा 7 होगा, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर ऐसे नहीं आप जैसे कर पाते, जैसे यहाँ पे तो सिंप्लीफाई हो गया, अगर नहीं होता तो फिर वहां पे हम कैसे करते, a माइनस बी की वैल्यू निकालते, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 4ab, तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास a प्लस बी भी है और ए बी की वैल्यू दी है तो यहाँ से a माइनस बी आता, फिर हम सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हो गया तो डायरेक्ट हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कर रहा है कि एक समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 100 मीटर है और इसके एक विकर्ण की जो लंबाई है वो 14 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। समचतुर्भुज क्या होता है, जब वर्ग को हम इस तरीके से धक्का देते हैं तो क्या बनता है आपका समचतुर्भुज बनता है। वर्ग में जितने भी ये एंगल है वो आपके 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है ये एंगल आपके 90 डिग्री के नहीं होते, जो आपके विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब परिमाप अगर 100 है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी, तो प्रत्येक भुजा कितनी हो गई 25 25 25, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। अब एक विकर्ण की लंबाई 14 है तो इसका हाफ कितना होगा 7 होगा। आपको पता है 7 25 और 24 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो 24 आ गई, तो ये भी 24 होगी, यानी कि दूसरा विकर्ण कितना होगा 24 प्लस 24 48। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कर रहा है, यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का जो योगफल है वो 9 है और उसमें 27 जोड़ने पर उसके अंक पलट जाते हैं तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने मान लिया कि इकाई का अंक x है और दहाई मतलब इकाई का जो अंक है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने मान लिया कि इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, तो इसका जो इकाई और दहाई के अंक का योगफल यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी दी है 9 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब जब हमने इकाई का अंक y माना और दहाई का अंक x माना तो संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई होगी, और इसमें जब हम 27 ऐड करते हैं तो अंक पलट जाते हैं, यानी कि नई जो संख्या बनेगी वो 10 वाई प्लस एक्स बनेगी, क्योंकि तब ये दहाई का अंक हो जाएगा, ये इकाई का अंक हो जाएगा। जहां पे दहाई का अंक होगा उसे 10 से गुणा करेंगे और इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 9x, इधर घटाएंगे और माइनस 9y और माइनस 27, यानी कि x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो -3 आ गई। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा आपका, चूंकि हमें क्या निकालना है इकाई का अंक निकालना है, तो माइनस क्या करेंगे यहाँ पे हम इसे घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, बाई प्लस बाई कितना हो जाएगा आपका 2y, और यहाँ पे 9 3 कितना होगा 12, 2 छंग 12, यानी कि बाई की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी 6, और बाई को ही हमने क्या माना था इकाई का अंक, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कर रहा है, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास होता है तो 2 वर्ष के बाद कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो अगर पहले साल 10% की कमी हो रही है तो 10-10 की 2 वर्ष में ओवरऑल कमी कितनी होगी 19% होगी। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कर रहा है, नीचे दिए गए अनुपातों में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। नीचे दिए गए अनुपातों में से सबसे बड़ा अनुपात जो है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो 7/11 है, तो 7/11 इसे अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 11 छक्का 66, कितना बचा आपका 4 और 11 3 33, यानी कि 0.63 आएगा, और यहाँ पे 3/5 यानी कि 0.60 ये आएगा। उसके अलावा यहाँ पे कितना आएगा 5/8 पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 8 छंग 48, 8 छंग 48, 2 बचा 0 और 8 दूनी 16, यानी कि 0.62 ये आया। यहाँ पे कितना जाएगा आपका 4 को 7 से करेंगे 7 5 35, यानी कि सबसे जो ग्रेटर नंबर है वो यही पहला वाला आएगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कर रहा है, 2 घंटियां क्रमशः 1764 सेकेंड और 2268 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, शुरुआत में वे एक साथ बजती हैं, कितने समय बाद दोनों घंटियां पहली बार फिर से एक साथ बजेंगी। तो दोबारा कब एक साथ बजेंगी, इनके एलसीएम में दोबारा फिर से बजेंगी, यानी कि तो एलसीएम इनका निकालना है किसका 1764 और आपका 2268 का, तो निकाल देते हैं भाई। यहां पे इससे 1764 को हम लोग लिख सकते हैं 252 × 7 और इसे क्या लिख सकते हैं 252 ×
9 लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 252 तो कॉमन हो गया, 7 इंटू 9 ये हो गया। अब ये सेकेंड में आया, इसे घंटे में चेंज करना है तो बटे 60 करेंगे तो मिनट में आया, और फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आपका घंटे में हुआ। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई, यहाँ पे काटते हैं भाई, 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, और पूरा यहाँ पे नीचे कितना आएगा 10, 6 सत्ते 42, और यहाँ पे 6.60। तो ओवरऑल ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 सत्ते 49, और 49 नमा कितना हुआ, 9 नमा 81, और 9 चौक 36, और 8 44, यानी कि 441, और नीचे 100 है। तो इसे ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितना बचा आपका, 41 बटे आपका 41 बटे 100 बचा। और फिर यहाँ पे क्या करना है, फिर इसे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 41 बटे 100 आया, ठीक है। और ये जो है, ये जो हमारे पास टाइम आया ये घंटे में आया। अब इसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो फिर आपका 60 से इसे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 चौक 24 आएगा तो 100 से कितने बार जाएगा, 24 बार जाएगा, यानी कि 4 घंटे 24 मिनट। तो 4 घंटे 24 मिनट वाला जो ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन है, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसे घंटे में कन्वर्ट किया था तो 60 से डिवाइड किया था। अब इसको जब यहाँ पे ये घंटा इतना इतना से इतना आ गया, अब इसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो घंटे को मिनट में अगर बदलेंगे तो गुणा करेंगे 60 से। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आप समझ पाओगे, बस कैलकुलेशन करना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 6 2 और 3 से मिलकर बनता है, यानी कि 2 और 3 की जो डिविजिबिलिटी है उसको मिक्स करके 6 की डिविजिबिलिटी बनती है। तो यानी कि 6 की डिविजिबिलिटी क्या होगी कि संख्या के लास्ट में कोई सम संख्या और संख्या का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे सम संख्या होना चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके लास्ट में सम संख्या है बिल्कुल। अब अंकों का योगफल 5 2 7 7 4 11, 11 और 1 12, और 12 और 9 कितना हुआ, 9 2 11 21, और 8 यहाँ पे 9 8 17 और 1 18, 18 और 9 कितना हुआ, 27 2 29, यानी कि अंकों का योगफल 9 से नहीं करता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 8 3 11, 11 5 कितना हुआ, 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 6 कितना हुआ आपका 28, ये भी आपका ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, उस गोले का व्यास कितना होगा जिसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 28,962 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 28,962। तो इसे भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 28,962। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 28,962। यहाँ पे थोड़ा बहुत 2 से कट जाएगा, तो 28,962 इंटू 7 बटे नीचे कितना आएगा 88। जब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो 2300 समथिंग आएगा। आपको पता है कि 48 का जो स्क्वायर होता है वो आपका कितना होता है, 0 4, और 25 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 23, 2304 आता है। यानी कि लगभग यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी, मतलब आर की जो वैल्यू है वो 47 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसका डबल जब करोगे आप तो 95 के आसपास जो वैल्यू है, 95 96 के आसपास जो वैल्यू है वो आपकी व्यास की आएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे चूंकि आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी नहीं, तो थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इसे करने लगोगे तो नहीं कर पाओगे सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो पहले स्टेप में आपको इसे छोड़ देना है, ठीक है, बाद में जब टाइम मिले तब ऐसे क्वेश्चन को आपको करना। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है भाई, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3/4 है, इसे सॉल्व करते हैं तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका, देखो 3/4 प्लस 3/4, तो ये 3/4 3/4 मिलकर कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया, और माइनस 2/3, तो 3 तिया 9, और उसमें से 4 गया तो कितना बचा 5 बटे नीचे कितना जाएगा 6, 5/6, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, ए और बी एक व्यवसाय में 5 और 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीने बाद सी व्यवसाय में ए के निवेश के बराबर धनराशि का निवेश करके शामिल हो जाता है। एक वर्ष के अंत में कुल जो लाभ है वो 92,000 रुपए है। तो साझेदार बी और सी के हिस्से का योगफल क्या होगा। आपको पता होगा पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो पूंजी और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के रेशियो में वर्क करता है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ये ए जो है वो 5 रुपए लगाता है पूरे 12 महीने के लिए,
बी जो है वो 7 रुपए लगाता है पूरे पूरे 12 महीने के लिए, लेकिन सी क्या है कि 4 महीने के बाद आता है, 4 महीने के बाद आता है, ए के बराबर निवेश करता है। तो ए के बराबर यानी कि 5 रुपए लगाए, कितने टाइम के लिए? 8 महीने के लिए। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, यही प्रॉफिट का रेशियो होगा। 4 तिया 12 होगा आपका, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि 5 तिया 15 और 7 तिया 21 और यहाँ पे 5 दूना 10। तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशियो ये होगा 15, 21 और 10, यानी कि 15, 21, 36, 10, 46 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है? 92,000 है। तो 46 दूना 92 होता है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2000। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बी और सी के हिस्से का योगफल। तो बी और सी के हिस्से का योग कितना? 31। 31 दूना कितना हो जाएगा आपका? 62, यानी कि आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कर रहा है? दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 घटाया जाता है तो परिणामी संख्या का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? देखो पहले जो अनुपात है वो कितना है? 3:5 है। जब इसमें से भी 6 घटाया, इसमें से भी 6 घटाया, तो नया जो अनुपात है वो कितना है? 1 और 2 है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है? 2 का है, और यहाँ पे 3 का। जब डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो क्या लगाएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, और एक जैसे साइन है तो डिफरेंस घटा के निकालेंगे, अपोजिट साइन है तो डिफरेंस जोड़ के निकालेंगे। यहाँ पे एक जैसे साइन है, यानी कि 3 दूना 6 और 5 इक्कन 5, 6 और 5 का डिफरेंस कितना आया? 1 रेशियो, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 दूनी 12 और 6 इक्कन 6, कितना आया डिफरेंस? 6। एक रेशियो की वैल्यू 6 आ गई। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे वैल्यू हमेशा ऊपर वाले की निकालेंगे। तो यहाँ पे मूल संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 2 रेशियो। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी? 2 × 6 यानी कि 12। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि प्रथम 15 संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो 82 है। एक संख्या को हटाने पर माध्य में 6 की कमी हो जाती है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी? तो भाई सिंपल है क्वेश्चन। 15 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? 82 है। एक संख्या अगर चली गई तो बची संख्या कितनी? 14, और जो औसत है उसमें कितने की कमी हो जाती है? 6 की कमी हो जाती है, यानी कि जो रिमेनिंग जो संख्या है उनका औसत कितना है? 76। तो यहाँ पे कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई। यहाँ पे कितने की कमी हुई? 6 की। कुछ नहीं करना, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, ये क्या आएगा? जो निकाली गई संख्या है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे माइनस का 76 और यहाँ पे 15 छक्का 90, माइनस का 90, 9 7 16, यानी कि निकाली गई जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? आपकी 166 होगी, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है? पाइप एक्स, वाई और जेड मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप 3 घंटे तक एक साथ चलते हैं और फिर पाइप जेड को बंद कर दिया जाता है, तो एक्स और वाई मिलकर शेष टंकी को 10 घंटे में भरते हैं। पाइप जेड अकेले खाली टंकी को कितनी देर में भर देगा? आपको ये बताना है। तो सिंपल है भाई, देखो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड तीनों मिलके जो काम है वो कितनी देर में करते हैं? 8 घंटे में करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि तीनों पाइप 3 घंटे तक एक साथ चलते हैं, तो 3 घंटे अगर चलेंगे तो 3/8 काम हो गया। बचा काम कितना? 5/8 काम बचा। और इस 5/8 काम को एक्स और वाई मिलके जो है वो कितनी देर में करते हैं? 10 घंटे में करते हैं। तो 5 दूना 10, यानी कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? आपकी 16। तो एक्स प्लस वाई का जो सम है वो कितना हो गया? आपका 16 हो गया। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना जाएगा? 16। ये 2 लड्डू बनाएगा और ये 1 लड्डू बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों मिलके 2 लड्डू बनाते हैं और एक्स और वाई मिलके 1 लड्डू बनाता है। इसका मतलब जेड जो है वो 1 घंटे में 1 लड्डू बनाता है। पूरे पूरे 16 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा? 16 घंटे लगेंगे, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यही पूछ रहा है, पाइप जेड अकेले खाली टंकी को कितने घंटे में भर पाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौने पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है, और ये पूछ रहा है एक ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद होगी? सबसे कम लाभप्रद का मतलब किसमें उसे सबसे कम जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि जिसमें सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा वही सबसे कम जो है उसके लिए लाभप्रद होगी। और सबसे ज्यादा फायदा जिसमें होगा, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वो सबसे ज्यादा उसके लिए फायदेमंद होगी। यानी कि ये पूछ रहा है ओवरऑल इतने डिस्काउंट है, इनमें सबसे कम डिस्काउंट की रेट कहां पे आएगी? पहला क्या है कि कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौने में 16 और 29% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। तो इसे हम लोग अप्रोक्सीमेशन के मेथड से लगाएंगे। हम ओवरऑल देखो, अगर पूरा पूरा इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो ओवरऑल डिस्काउंट अगर इसका निकालें तो 16 और 29 आपका, 16 और 29 जुड़ेगा तो 9 6 15, यानी कि 35 और 45,
तो 45 से कुछ कम यानी कि 40% के आसपास आएगा, क्योंकि यहां पे देखो इसका सम कितना हुआ 45 और माइनस का 16 और 29/100 करोगे तो 40% के आसपास ये डिस्काउंट आएगा। ऐसे ही यहां पे देखो, यहां पे 34 और 37 कितना हुआ 7 4 11 यानी कि 71 कुछ कम आएगा और 71 में 4 जोड़ेंगे यानी कि 70% के आसपास ये डिस्काउंट आएगा। फिर तीसरे में देखो आप, पहले 4 खिलौने पर 12% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 27% की छूट। तो ओवरऑल यहाँ पे छूट अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो 4 जो खिलौने हैं इन पे 12% की छूट और बचे हुए 6 खिलौने जो हैं उन पे 27% की छूट, तो ओवरऑल 10 पे कितने की छूट मिलेगी। तो यहाँ पे साल पहले तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 हो गया आपका और 27 तिया 81 हो गया और ये 5x हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 और 1 5 हो गया, 8 2 10, तो ये 5 से अगर हम काटेंगे 5 दूना 10 5 1 5 यानी कि ओवरऑल यहाँ पे जो डिस्काउंट की रेट है वो 21% आएगी। चौथे वाले ऑप्शन में देखो 10 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त मिलते हैं यानी कि 4 का डिस्काउंट मिलता है, कब, ओवरऑल 14 की एमआरपी पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 2/7 आएगा। आपको पता है 1/7 की जो वैल्यू है वो 14 सही 2/7 होती है, तो इसका दुगना यानी कि 28% आएगा। तो सबसे कम डिस्काउंट की रेट सी वाले ऑप्शन में आएगी। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका मतलब सी वाले ऑप्शन में आएगी, इसका मतलब है सी वाला ऑप्शन डी वाले ऑप्शन में है, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 180 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, इसे 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी ट्रेन के केस में हमेशा ऐड होती है, यानी कि ओवरऑल डिस्टेंस कितनी होगी 180 प्लस 350, ये मीटर में है, और जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटे में, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 5 18 आपका ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लो भाई, 18 चौक 72 और ये 4 पंचे 20 आएगा, यहाँ पे कितना होगा 0, 8 5 13 और 3 और 1 4 और 1 कितना हुआ 5 और 20, तो 53 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 2 छंग 12 2 पंचे 10 यानी कि 26.5 सेकेंड आएगा आपका। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसे 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 1320 रुपए हो जाएंगे। यहाँ पे 1320 रुपए हो जाएंगे। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 1320 रुपए मिलेंगे, यानी कि 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो 1320 रुपए है। तो 3 साल का साधारण ब्याज भाई 20% की अगर रेट है, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल मिलेगा उतना हर साल मिलेगा, तो 20 तिया 60% साधारण ब्याज होगा परसेंट में, और वैल्यू में कितना है 1320। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 6 दूनी 12, 1% की वैल्यू 22 है, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 2200। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, पिछले महीने किसी फल विक्रेता ने 600 रुपए प्रति बॉक्स की दर से आम बेचे थे। इस महीने वह परिवहन लागत के कारण पहले कीमत में 10% की वृद्धि करता है और फिर वर्धित कीमत पर 15% की छूट देता है, तो आम के एक बॉक्स की अंतिम कीमत जो है वो कितनी होगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो 600 रुपए का बॉक्स था, पहले 10% इसकी वैल्यू बढ़ाई और फिर इस पर डिस्काउंट दे दिया 15% का, यानी कि 85% में बेच दिया। तो सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 17 बार जाएगा और यहाँ पे 20 बार, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, तो 11 तिया 33, 33 को 17 से गुणा करेंगे, 17 तिया 51 हासिल लगा 5, 17 तिया 51 और 5 कितना हुआ 56, यानी कि 561 आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक डीलर किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 126 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे ये समझो 126 रुपए कम में बेचा होता, इसका मतलब है ये क्या है, 126 रुपए जो है वो SP1 और SP2 के बीच का जो है वो डिफरेंस है, SP1 और SP2 के बीच का डिफरेंस है। तो पहला SP कितना है, अगर 15% के लाभ पर बेच रहा है तो पहला SP कितना है 115% है। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, अगर 10% कम में खरीदता यानी कि 90% में खरीदता और 126 रुपए कम में बेचता तो 20% का लाभ होता, यानी कि इस कंडीशन में जो नया एसपी है वो कितना होगा आपका 12 नमा 108, यानी कि दूसरा एसपी है वो कितना है 108% है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही 126 रुपए है, यानी कि
7% की जो वैल्यू है वो 126 है। तो 7 से काटेंगे भाई, 7 एकन 7, 7 अट्ठे 56, 1% की वैल्यू 18 है, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 1800। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, यदि 4 sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो 4 है और जहां पे थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है, तो sin 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू ले लेते हैं जो कि इसको सेटिस्फाइड करे। हमने मान लिया थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। अब देखते हैं ये सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा। तो 4 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 दूना 4, 2 प्लस 2 कितना आया 4, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है वैल्यू निकाल देते हैं sin 3 थीटा यानी कि sin 90 प्लस आपका cos 90, इसकी वैल्यू आपको बतानी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 होगी, यानी कि ओवरऑल जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी 1 आएगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि एक स्ट्रीमिंग सेवा 150 रुपए प्रति माह चार्ज करती है। यदि आप 15% छूट के साथ एक वार्षिक प्लान 12 महीने वाला खरीदते हैं तो एक वर्ष के लिए मासिक भुगतान की तुलना में आपकी कुल बचत कितनी होगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 150 रुपए पर महीने का चार्ज है, ठीक है। अगर आप 12 महीने वाली सेवा लेते हो तो आपको 15% की छूट मिलती है। अब ये कह रहा है कितना आप बचा लोगे, भाई जितनी छूट मिलती है उतना ही आप बचा लोगे। यहां पे देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 150 रुपए हर महीने पड़ता है, 12 महीने में कितना पड़ेगा 150 × 12, और अगर आपने 12 महीने का प्लान लिया तो 15% की आपकी बचत होगी, तो इतना ही आप बचाओगे, यानी कि इसका 15% बच जाएगा आपका, तो इसका 15% निकाल लो, यानी कि 15/100। तो आप इसे काट सकते हैं, 50 तिया आपका 150, 50 दूनी आपका 100 और 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 6 तिया 18, 18 और 15 को जब गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे 120 हासिल लगा 12 और 15 एकन 15 और 12 कितना हुआ 27, यानी कि 270 रुपए की आपकी बचत हो जाएगी। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के दुगने से 4 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो योग है वो 58 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो यहाँ पे एक फादर है और उसका एक बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे पुत्र की मान लेते हैं एज जो है वो x है, तो पिता की एज क्या होगी, उसके दुगने से कितनी अधिक है 4 वर्ष अधिक, यानी कि इसकी एज कितनी होगी 2x + 4 होगी। अब क्या कह रहा है 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 2x + 10, क्योंकि 6 इसमें ऐड करोगे, और इसकी एज कितनी होगी x + 6 और सम कितना है आपका 58। तो यहाँ पे 2x + x कितना हुआ 3x और 10 और 6 16 इसमें से घटाओगे तो 16 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा आपका 42। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकन 3 और 3 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 14 और पुत्र की एज हमने x ही मानी थी, यानी कि x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 14। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो क्या कह रहा है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 37 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल इसे 37 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे 3 नल है, पहला नल ए है जो इसे 2 घंटे में भरता है, दूसरा जो है वो इसे 37 घंटे में भरता है और तीसरा जो है वो खाली करने वाला है जो कि इसे 37 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 37 दूनी 74, यानी कि ये 37 लड्डू बनाता है 1 घंटे में, और ये आपका यहाँ पे ये 2 लड्डू बनाता है और ये आपका 2 लड्डू निकालता है। तो अगर तीनों एक साथ चलेंगे तो ओवरऑल जो लड्डू बनेंगे वो 37 बनेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, तो खाली टंकी को आधा भरने में अगर तीनों एक साथ चलें तो आधा भरने का मतलब 37 भरना है। अगर एक साथ चलते हैं तो 1 घंटे में 37 लड्डू बनते हैं, इसका मतलब है ये 37 लड्डू बनने में कितना समय लगेगा, अगर एक साथ चलें तो 1 घंटे में ये 37 लड्डू बना देंगे। इसका मतलब है डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, सुनील 7,000 रुपए में एक माइक्रोवेव ओवन खरीदता है, वह इसके परिवहन पर 400 रुपए खर्च करता है और इसकी मरम्मत पर 600 रुपए खर्च करता है और इसको 98 रुपए में बेचता है। सिंपल है, इसका फायदा पूछ रहा है। देखो 7,000 ये, 400 ये और 600 ये, यानी कि टोटल इससे कितने का पड़ा ओवन 8,000 का पड़ा और इसने बेचा कितने का 9800 का। तो 1800 का इससे क्या हुआ बेनिफिट हुआ कितने पे 8,000 पे, तो 100 पे कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे 4 से काटेंगे 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 45 का आधा कितना जाएगा आपका 22.5। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति बिंदु P से Q तक 5 किलोमीटर/आवर की चाल से चलता है और फिर उसी मार्ग पर 10 किलोमीटर की चाल से जॉगिंग करते हुए Q से P तक वापस आता है। यदि कुल जो टाइम लगता है वो 3 घंटे लगता है,
तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगी। देखो इस कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्या होता है कि डिफरेंस दिया होता है, या तो टाइम का सम दिया होगा या टाइम का डिफरेंस दिया होगा। तो दोनों कंडीशन में जो फिक्स डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं। अगर टाइम के बीच का अंतर दिया है तो कैसे निकालेंगे, एक्स बाई बटे एक्स अंतर बाई इंटू जो टाइम का डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर टोटल टाइम दिया है तो फिक्स डिस्टेंस कैसे निकलेगी, एक्स इंटू बाई बटे एक्स प्लस बाई इंटू ये टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, पहली चाल 5 है, दूसरी चाल 10 है, 5 और 10 का सम 15 और टोटल टाइम कितना लगता है 3 घंटे। तिपच 15, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि जो फिक्स डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी आपकी 10 किलोमीटर। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे भाई। भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो अंश और हर पलट जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 12 बट्टे 33 गुणे 2 बट्टे आपका 12 हो जाएगा। तो 12 से 12 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि 2 बट्टे 33 यहां बचा आपका। फिर ये भाग का साइन है, इसे ऐसे रखते हैं, पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं। 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, यानी कि कितना है आपका 2 बट्टे 3 प्लस 3 बट्टे 11, तो 11 दूनी 22 और 3 तिया 9, यानी कि 31 बट्टे 33 ये आया। और जब अंश और हर पलट देंगे तो 2 बट्टे 33 ये है और 33 बट्टे 31 ये हो जाएगा, क्योंकि भाग को गुणा में चेंज करेंगे। तो 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा, 2 बट्टे 31 इस वाले पोर्शन की वैल्यू आ गई 2 बट्टे 31। अब यहां पे सॉल्व करते हैं, हाफ का मतलब होता है गुणा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 2 बट्टे 8 और ये आपका 8 बटे 31 हो जाएगा। तो 8 से 8 कैंसिल, 2 बट्टे 31 यहाँ पे भी आया, 2 बट्टे 31 प्लस 2 बट्टे 31 यानी कि 4 बट्टे 31 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं और नियत जो योगफल है इनका वो कितना है 18, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना है 18 है, तो उस त्रिभुज का अधिकतम संभव क्षेत्रफल क्या होगा। मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो। मैक्सिमम त्रिभुज का एरिया तभी होगा। तो अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा, उस कंडीशन में जो प्रत्येक भुजा होगी, अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो सभी 6-6 की हो जाएंगी, यानी कि अगर सभी को a के बराबर रख देंगे तो 3a की वैल्यू 18, यानी कि a की वैल्यू 6 हो जाएगी। ऐसे b की वैल्यू भी 6 और c की वैल्यू भी 6। अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, तो 4 नाम 36, यानी कि मैक्सिमम जो एरिया होगा वो 9√3 होगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक कक्षा में 8 लड़कों का जो औसत है वो 56 है, 4 लड़कियों का औसत 80 है, सभी 12 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। देखो 8 वाले लड़के हैं, इनका औसत कितना है 56 है, 4 लड़कियां हैं, इनका औसत 80 है, ओवरऑल कितने हो गए 12, इनका औसत आपको बताना है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पे 2 और 1 को 3, मतलब 3 को ही तो 2 और 1 में तोड़ा गया, इसका मतलब इसका सम इसका जो सम है वो इसके सम के बराबर होगा। तो 56 दूनी कितना हुआ 112 प्लस 80 और ये 3x के बराबर होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3x की वैल्यू कितनी जाएगी 192। तो 3 से काटेंगे, तिछाक 18 और तिचौक 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 64। तो ओवरऑल जो औसत होगा वो कितना होगा 64 होगा, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, 192 ही होगा आपका। और 3 से काटेंगे, तिछाक 18 और तिचौक 12। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उम्मीद करता हूं कि अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे ज्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।